राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने YouTube चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए रीट, सीटेट, टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, केवीएस सभी के लिए जो महत्वपूर्ण होने वाले एसएसटी के 25 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम में आते रहते हैं और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में किया गया है। यानी भारत के जो संविधान है उसमें नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख मिलता है वो कौन से भाग में मिलता है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। ए का भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 और डी भाग 5। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से भाग में मिलते हैं, भाग 4 में। कौन से मिलते हैं, भाग 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सी। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है भाग 4 में। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, यानी भारतीय नागरिकों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जो कहाँ से लिए गए, अमेरिकी संविधान से लिए गए। भाग 4 हो ही गया नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 की बात करें तो इसमें क्या है, संघ सरकार, संघीय सरकार का उल्लेख, यानी संघीय सरकार का उल्लेख मिलता है। देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसका आंसर क्या है प्यारे साथियों, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में मिलते हैं, भाग 4। देखिए अगला क्वेश्चन, आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितनी वृद्धि की जा सकती है। आपातकाल जब भारत में लागू हो जाता है, राष्ट्रीय आपात लागू हो, तब लोकसभा का कार्यकाल है वो एक बार में कितने वर्ष के लिए या समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ए में 3 माह, बी 12 माह, सी 9 माह, डी 6 माह। अगर आपातकाल भारत में लागू है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, कितना बढ़ाया जा सकता है एक बार में, 6 माह तक बढ़ाया जा, 12 माह तक, कितने तक, 12 माह, यानी 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और इसे बाद में 6-6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक, अगर बात की जाए राज्य में आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है राज्य में, तो उसको अधिकतम 3 वर्ष तक रखा जा सकता है। राज्य की बात की गई है, यानी किसी राज्य में राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो वो अधिकतम कितने वर्ष तक हो सकता है, 3 वर्ष तक। अगर बात करें तो लोकसभा के कार्यकाल की, तो वो कितना है, एक बार में 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अगर उसमें और कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय को किस अधिकार के अंतर्गत किसी निर्धारित मामले में अपने यहाँ कार्रवाई रोकने का आदेश दे सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को कौन से अधिकार के तहत किसी निर्धारित मामले पर कार्रवाई को रोकने के लिए आदेश जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, 5 प्रकार की रिटें सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिषेध। क्या हो जाएगा,
प्रतिषेध, और प्रतिषेध हमारा कौन से ऑप्शन में देखिए प्यारे साथियों, डी। कौन से में है, बी, बी में है। तो प्रतिषेध जो रिट है उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी निर्धारित मामले पर कार्रवाई रोक सकता है। तो यानी 5 प्रकार की रिट होती है। कितने प्रकार की रिट दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के पास, होती है 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष पश्चात कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी राज्यसभा एक कैसा सदन है, स्थायी सदन है। कैसा सदन है, स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता। इसके कितने सदस्य 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, ये बताना है। देखिए 1/3, 2/3, 3/3, 1/4। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या आंसर होने वाला है इसका, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य। कितने सदस्य, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा, भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, जो कोई एक स्थायी सदन है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जो अस्थायी सदन होता है, जो 5 वर्ष बाद विघटित होता रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पित्राड्यूरा शैली मूल रूप से किस देश की है। यानी पित्राड्यूरा जो शैली है, चित्र शैली है, वो कौन से देश की है। इराक की है, ईरान की है, अफगानिस्तान की है, उज्बेकिस्तान की है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, पित्राड्यूरा चित्र शैली की बात की जाए तो ये भारत में भी अपनाई जाती है। तो ये कहाँ की है, ईरान। ईरान से पित्राड्यूरा चित्र शैली भारत में आई थी। और पित्राड्यूरा चित्र शैली का सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था वो एतमाउद्दौला के मकबरे में किया गया था। एतमाउद्दौला का मकबरा है, उसमें पित्राड्यूरा चित्र शैली का सबसे पहले उपयोग भारत में किया गया था। भारत में ये शैली कहाँ से आई थी, ईरान से। तो यानी इसका जो मूल रूप है वो कौन से देश में है, ईरान में। देखिए अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है। यह खिलाफत आंदोलन से कौन से व्यक्ति संबंधित, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अली बंधु, सैयद बंधु। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है, जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो देखिए खिलाफत आंदोलन का जो संबंध है वो किससे था, अली बंधुओं से। यहाँ इस तुर्की का जो खलीफा था, सुल्तान था, उससे संबंधित था। तो वहाँ पर एक खिलाफत जो आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन, वो कब हुआ था प्यारे साथियों, 1919 और 20 में। 1919 और 20 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1919 और 20। तो ये अली बंधुओं से संबंधित था। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था, अली बंधुओं से। देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हड़प नीति का जनक किसे माना जाता है। यानी अंग्रेजी जो शासक था, भारत में गवर्नर था, वो कौन था, ये बताना है। हड़प की नीति, जिसने हड़प नीति चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी, एल्गिन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हड़प नीति के लिए किसको कौन जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी। कौन जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी। ये आंसर हो जाएगा इसका, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी। इसके तहत भारतीय जो राज्य थे, रियासत थी, उन्होंने अपने अंग्रेजी साम्राज्य में उनको मिलाना प्रारंभ कर दिया। तो हड़प नीति जो चलाई थी वो कब चलाई थी, 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति को चलाया गया था। ये अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है, ये बताना है। देखिए यहाँ थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हुआ था। ये उत्तर प्रदेश है, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। सिंगरौली ताप विद्युत गृह की बात की जाए तो ये कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश। सिंगरौली जो ताप विद्युत गृह है वो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश।
जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बकरवाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और कर्नाटक। बकरवाल जनजाति के बारे में बताना है प्यारे साथियों। बकरवाल जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ए। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर बकरवाल जनजाति का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, जो एक घुमंतू जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम मुद्रित पुस्तक यानी पहली ऐसी मुद्रित पुस्तक कौन सी जिसको प्रिंट किया गया था, छापा गया था? ये बताना। इंडिका, हिस्टोरिका, हीरा का सूत्र, अर्थशास्त्र। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यह विश्व की प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? हीरा का सूत्र, जिसको सर्वप्रथम मुद्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह बताना है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड, कांची नदी झारखंड, लारू नदी झारखंड, शंख नदी झारखंड। यानी चारों नदियां तो झारखंड के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है प्यारे साथियों, ये बताना है। तो हुंडरू जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी पर स्थित है प्यारे साथियों? स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ स्थित है? झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है? पृथ्वी पर स्थित महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। सातों महाद्वीपों में से ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उनमें से बताना है आपको। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। यानी श्वेत महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? आप सभी को पता भी होगा इसका आंसर शायद। तो देखिए श्वेत महाद्वीप जहाँ पर बर्फ पड़ती है सर्वाधिक, कहाँ पड़ती है? अंटार्कटिका। तो सी इसका आंसर है। यहाँ बर्फ से ढका हुआ रहता है हर समय ये महाद्वीप 12 महीने, तो इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? यानी हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वो कौन से देश के थे ये बताना है। भारत, मैक्सिको, पनामा, कनाडा। बताइए मेरे प्यारे साथियों, नॉर्मन बोरलॉग का जो संबंध है वो किस देश से था? मैक्सिको। यानी नॉर्मन बोरलॉग का संबंध मैक्सिको से था, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। भारत की बात करेंगे तो किसको माना जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक? एम.एस. स्वामीनाथन। अगर हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, जो कहाँ के थे? मैक्सिको। एक अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ हुई, तो दूसरी हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई है? भारत की जो प्रथम हरित क्रांति है, प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1966-67 में। और इसका जनक किसे माना जाता था? अभी बताया हमने, एम.एस. स्वामीनाथन को। तो भारत की जो दूसरी हरित क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी ये बताना है यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर। 1966 में प्रारंभ हुई, तो दूसरी हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो देखिए 1971-72, 1975-76, 1983-84, 1990-91। तो देखिए प्यारे साथियों, भारत की दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1983 और 84 में हुई थी। कब हुई थी? 1983-84 में हुई थी। तो दूसरी हरित क्रांति, ये कौन सी हरित क्रांति थी? दूसरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1947, 1948, 1949, 1952। तो देखिए प्यारे साथियों, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948। कब हुई थी? 1948 भी आंसर हो जाएगा इसका। 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी।
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? यानी राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र किसको दिया जा सकता है ये बताना है। प्रधानमंत्री को दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति की बात की गई है, राष्ट्रपति किसे देगा अपना त्याग पत्र मेरे प्यारे साथियों? ये देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को शपथ की बात की जाए तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए इसका आंसर क्या हुआ? बी। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी संवैधानिक जो उपचार दिए गए हैं भारतीय संविधान में वो कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं या किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 35। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिकों को। तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है प्यारे साथियों? अनुच्छेद 32। कौन से में मिलता है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है। जो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित की गई है? यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन चारों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर बांध परियोजना। ये किस नदी पर बनी हुई है? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर बनी हुई है। और यह बताना है आपको मेरे प्यारे साथियों कहाँ है। तो देखिए एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है वो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर बांध परियोजना? गुजरात में नर्मदा नदी पर। और चारों की संयुक्त परियोजना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में प्रहार से किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई? यानी साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927-28 में भारत आया। कब आया था? 1927-28 में साइमन कमीशन भारत आया। तो तब उसका भारत में विरोध किया जा रहा था। तो उस विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजी सेना द्वारा लाठियों का प्रहार किया गया था। और उसमें किसकी मृत्यु हुई थी ये बताना है आपको। बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ किस आंसर क्या होने वाला है? लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो यहाँ लाला लाजपत राय को लाठियों का प्रहार किया गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या हो जाएगा? बी। और चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अल्फ्रेड पार्क। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? यानी रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था और उसने जो एक्ट पारित किया उसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये उन्होंने कब पारित किया था प्यारे साथियों? कब पारित किया था? 1920 1920, 1919, 1918, 1922। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919। बी आंसर हो जाएगा इसका। और सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह गठित किया गया था और रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। यानी किसी भी भारतीय को बिना किसी अपराध के नजरबंद रखा जा सकता था, यानी उसको गिरफ्तार किया जा सकता था।
अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की? यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ये बताना है। कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन और बम्बई अधिवेशन। तो महात्मा गांधी ने एकमात्र जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो कौन सा था मेरे प्यारे साथियों? बेलगांव अधिवेशन। कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने 1924 में। राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? यही स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। इस स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923। कब की गई थी मेरे प्यारे साथियों? 1923 में। कब की गई थी? 1923 में की गई थी। अब आपको ये बताना है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी किसने, और उसके अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे साथियों ये बताना है पहले। तो उनकी स्थापना तो की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना की थी। लेकिन उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे मेरे प्यारे साथियों? चित्तरंजन दास। कौन थे अध्यक्ष? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी चंबल। तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात की बात की जाए, वो पूछा है कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर क्या होने वाला है? शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में शिव समुद्र जलप्रपात बनाया गया है। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा प्रपात? जोग जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। देखिए कावेरी नदी की बात की गई थी, कर्नाटक हो गया आंसर। तो क्या आंसर है इसका? बी। आगे बात करते हैं हम, और चंबल की भी बात करें तो चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चंबल। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यानी डिग्गी के कल्याण जी का मेला, डिग्गी के कल्याणपुरी का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? ये राजस्थान। और कौन से जिले में लगता है ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। ये टोंक, सीकर, दौसा, अलवर। डिग्गी के कल्याणपुरी का मेला राजस्थान के टोंक जिले में कहाँ लगता है प्यारे साथियों? टोंक में लगता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिजौलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला है? बिजौलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ था ये बताना है। 1887 से 1940, 1897 1941, 1897 1950, 1907 से 1944। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 1897 से 1941 तक बिजौलिया किसान आंदोलन चला था। कब चला था? 1897 से 1941 तक बिजौलिया किसान आंदोलन चला था। इसके मुख्य नेता रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। ये महत्वपूर्ण रहे थे जिसका नेतृत्व इन्होंने किया था। रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किया था। तो बिजौलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था। तो सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजौलिया किसान आंदोलन, जो सबसे अधिक लंबे समय तक चला। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।